हम लोग लौटते हैं अपने विषय पर। बेटा कहाँ तक चर्चा हुई थी भाई? बोले कैपलर्स के नियम पे साथ बात हो रही थी। तो हाँ, दो नियम हो गया था। पहले नियम से क्या कुछ मिला भाई? पहले नियम से ये मिला कि कोई ग्रह सूर्य के एक बराबर दूरी पर नहीं होता, करीब आता है दूर जाता है। दूसरे नियम से क्या मिला? किसी मेन चीज आपको जो दिखी दूसरे नियम से, दूसरा नियम क्या था क्या नहीं था बाढ़ में जाए, लेकिन दूसरे नियम से एक बात समझ में आ गई कि कोई ग्रह एक समान चाल से सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। क्लियर है? उसकी चाल बदलती है, और अगर बदलती है तो ये भी तय हो गया कि कभी कम कभी ज्यादा होती होगी। जब वो करीब होगा तो ज्यादा होगा, जब वो दूर होगा तो कम होगा। अब वेलोसिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो सकती हैं सब आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है, और आप बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? बट आगे बढ़िए। केपलर का तीसरा नियम। थर्ड लॉ। तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम कुछ बोलेंगे, पहले लिख लीजिएगा बेटा, है ना? फिर हम आपको समझाते हैं कि मैंने क्या कहा। लिखें। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग, किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग वर्ष समझते हैं? एक चक्कर में लगा हुआ समय, इसको वर्ष बोलेंगे। सबका वर्ष अलग अलग हो सकता है। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन का अनुपात नियत होता है। फिर से बोल रहे हैं बेटा, किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन, घन माने क्यूब, का अनुपात कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो क्या कहा जा रहा है बेटा, थोड़ा देख लो। कोई ग्रह होगा, वो सूर्य का चक्कर लगाता होगा। जाहिर सी बात है कि सबका वर्ष अलग अलग होता है। हम लोग का वर्ष है जिसपे हम लोग जीते हैं, अपना कैलेंडर बनाते हैं, तो हमारा वर्ष है। लेकिन हर ग्रह का वर्ष अलग होगा, तो मान लेते हैं उसका वर्ष क्या है बेटा, टी। तो क्या कहा गया? किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग। हाँ, और क्या कहा गया? अच्छा, एक चीज पता है कि अनुपात को बट्टे में भी लिखते हैं। जैसे हम 2:3 लिखें तो 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो क्या कहा गया, जरा देखें। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन का अनुपात नियत होता है। तो कोई दूरी होगी, हम r मान लें, कांस्टेंट। अब एक बात बताइए, मिला क्या इससे? रट तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन इसे हासिल क्या हुआ? टी है, अगर टी को बढ़ाते हैं तो आर को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम कह दें कि x/y इज इक्वल टू 50। मान लीजिए कोई इस तरह का कैलकुलेशन है कि हम कह दें कि x/y इज इक्वल टू 50। तो 50 तो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे ये हो सकता है 100/2 बराबर 50। अब एक बात होता है कि अगर 100 को बढ़ाओगे तो नीचे वाला भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो 50 आएगा ही नहीं। और ऊपर वाले को घटाओगे तो नीचे वाले को। इसका मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा कि यदि किसी ग्रह का वर्ष बड़ा होगा तो सूर्य से उसकी दूरी भी अधिक होगी। यानी जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका वर्ष उतना ही बड़ा होगा, और जो ग्रह सूर्य के जितना पास होगा उसका वर्ष उतना ही छोटा। अब इसमें फंसाते कहां है आपको व्यवहारिक में? अब वो 4 ग्रह का नाम देंगे और कहेंगे इसमें सबसे बड़ा वर्ष किसका। आप क्या परेशान होने लगते हो कि यार किताब में एक जगह सबका वर्ष तो दिया था, वही नहीं पढ़े। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो केपलर का तीसरा नियम पूछ रहा है। केपलर के तीसरे नियम को अगर पता है तो ग्रहों का ऑर्डर हमको पता है।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सूर्य से इनकी दूरी का क्रम है, तो डेफिनेटली इनके बढ़ते हुए वर्ष का भी क्रम है। इनका वर्ष चाहे जो हो, लेकिन बुध का वर्ष शुक्र के वर्ष से छोटा होगा, शुक्र का वर्ष पृथ्वी के वर्ष से छोटा होगा। तो यहां घेर लेते हैं। आपको लगता है ये तथ्यात्मक है, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं, ये आपकी समझ पे आधारित प्रश्न है। लिखने बेटा में छोटी सी बात है, लेकिन स्पष्ट है। जो ग्रह, लिखो बेटा, स्पष्ट है, जो ग्रह सूर्य के पास होंगे उनका वर्ष भी छोटा होगा, उनका वर्ष भी क्या होगा बेटा, छोटा होगा। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होंगे उनका वर्ष भी क्रमशः बड़ा होगा। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होंगे उनका वर्ष भी क्रमशः क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? तो अब देखो, ये तो बोल दिया गया ना बेटा, अब अपने सहज बुद्धि से इसका उपयोग करना है। परीक्षा में इसका उपयोग कराने का तरीका वो ढूंढेंगे। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सबसे छोटा वर्ष किसका होगा, साफ साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ा वर्ष किसका होगा, वरुण का होगा। होगा ना बेटा? इसी के बीच में इनका सबका क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और किसी बीच में 3-4 को पूछेगा, पृथ्वी बृहस्पति शनि मंगल, बड़ा वर्ष किसका है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि सबसे दूर वाला कौन है इसमें। जो सबसे दूर वाला होगा उसका वर्ष सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे करीब होगा उपलब्ध विकल्पों में उसका वर्ष सबसे छोटा होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, परिवार के मुखिया पे बात करते हैं। हेडिंग बनाइए, सूर्य। तो सूर्य क्या है, ग्रह है? अच्छा, तारा है, वेरी गुड। सूर्य एक तारा है ना बेटा? बाय द वे, तारों को हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो जिस प्रकार हर तारों का निर्माण हुआ होगा उसी प्रकार सूर्य का भी निर्माण हुआ होगा, और ऊर्जा का स्रोत जिस प्रकार हर तारे का है उसी प्रकार सूर्य की भी ऊर्जा का स्रोत होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा, नाभिकीय संलयन सबका है। दूसरा कि सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य अभी अपने बाल काल में है। ठीक ठीक है, यानी अभी उसकी उम्र कम है। एक अनुमान है कि लगभग 11 अरब वर्ष उम्र है सूर्य की। 5 अभी बीता है, तो मतलब अभी थोड़ा कम ही है। एक चीज, ये कैसे पता लगा दिया? एक बात तो बहुत सिंपल है कि किसी तारे में जो ऊर्जा निकल रही है बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन के संलयन से निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस का अगर प्रतिशत ज्यादा होगा तो तारा नया है। हाइड्रोजन, मैंने कहा था औसत तारे में तो 70% होता है, लिखा है आपने। सूर्य में 71%, तो 1% अधिक है ना, बोल नहीं रहे हैं। तो बच्चे का 1% होता ही कितना है सर, बता रहे हैं कितना होता है। 1% कितना होता है वो समझा रहे हैं। आपके पूरे सोलर सिस्टम का, जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है। यानी ऐसे समझो ठेठ भाषा में कि अगर सबका द्रव्यमान 100 किलो है ना, सारे रह ग्रह सूर्य वूर्य सब मिला के, तो 99.9 किलो वजन अकेले सूर्य का है ना? तो 0.1% में फुटकर लोग हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण अवांतर ग्रह धूम्रकेतु, बस इसी से अंदाजा लगा लें कि 0.1% अगर यह सब है तो अभी तो इसका 10 गुना है, तब ना 1% होगा। तो ये बहुत यूज है बेटा, बहुत बड़ा है, तारे बहुत बड़े होते हैं। मैंने कहा था ना कि सूर्य का 0.1% हिस्सा पृथक हुआ तो इतनी कहानी बन गई। अरे पृथ्वी नहीं अकेले, सब मिला जुला के है। शुरुआत करो। सूर्य एक औसत आकार का तारा है, बड़ा नहीं है बेटा,
सूर्य एक औसत आकार का तारा है। अन्य तारों की भांति इसमें भी ऊर्जा का स्रोत इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। स्रोत क्या है बेटा? इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फ्यूजन। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिशन और फ्यूजन में। इसको क्या कहते हैं? संलयन को फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है बेटा? ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, थोड़ा सा इनका कंपोजिशन लिखा जाए। यानी सूर्य में जो गैसों का क्रम है वो क्या है बेटा? लिखें, सूर्य में गैसों की स्थिति। अब ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं बेटा, लेकिन ये भी जरूरी है। सूर्य में गैसों की स्थिति, ठीक है बेटा? तो नंबर 1 मुझे लगता है समझी रहे। नंबर 1 पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, परसेंटेज 71%, थोड़ा ज्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या बेटा? हीलियम 26.5%। और तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? अन्य गैसें सब मिला जुला के, है ना, 2.5%। ठीक है, हर चीज पे नजर रखिए बेटा, कुछ भी काम आ सकता है, तथ्य भी काम आता है, अवधारणा भी काम आती है। अब जो भी पूछा जाएगा चारों तरफ तैयार रहो, जो भी पूछेंगे हम बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन जाके देखा था कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन? आप गए थे? हाँ, तो कैसे पता लगा लिए भैया? स्पेक्ट्रम बता देता है। तो पहली बार सुन रहे हैं। जैसे वैसे नहीं, सीधे मुद्दे पे आई। नहीं, सीधे मुद्दे की बात है, इधर उधर भटकाइए मत। चले, हेडिंग बनाओ, फ्राउनहोफर रेखा। फ्राउनहोफर रेखा लिख लो, काम आएगा आपके। फ्राउनहोफर रेखा, देखो भटकाया नहीं जाता बेटा, है ना, सीधे मुद्दे पे आइए और ये बहुत दूर तक काम आए। फ्राउनहोफर रेखा, ये बेटा हो गया, इसको तो मैं देखता ही रहता हूँ क्या लिख रही। फ्राउनहोफर रेखा हो गया बेटा। तो फ्राउनहोफर वैज्ञानिक थे बेटा। अब हमारे में तो सही बता रहे थे, थोड़ा सा भूमिका बना रहे थे तो उसी में हमने रोक दिया। एक्चुअल में किसी भी स्रोत से जो स्पेक्ट्रम आता है, प्रकाश जो आता है, तो उसका जब स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो उसमें 2 रंग साफ नजर आते हैं प्रकाश में, आपको पता है, सबने रटा होगा, याद किया होगा। तो कौन से 7 रंग होते हैं? काहे याद किए? ठीक है, हम तो नहीं देखे आज तक कहीं पूछते हुए। भाई आपका कंपटीशन नया होगा, लेकिन हायर कंपटीशन मैंने तो आज तक नहीं देखा पूछते हुए। याद रखना जरूरी है बेटा, काम आएगा जब आप प्रकाश के गुण वगैरह पढ़ोगे ना साइंस में। तो प्रकाश एक गुण दिखाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक दृश्य प्रकाश में अलग अलग प्रकाश की वेवलेंथ आपको ना पता हो, है ना, तभी आपको प्रकीर्णन समझ में आता है। तो जानना सब जरूरी है बेटा, लेकिन कभी कभी कोई चीज प्रत्यक्ष पूछी जाती है और कभी कभी उस चीज की जरूरत कहीं पड़ जाती है जिसके आधार पर आप उत्तर बता पाते हैं। जरूरी है बेटा, मजाक कर रहे थे। आपको जितनी चीजें पता हो बेटा उतना बढ़िया है, परेशानी क्या है? आप जितना चीज जाने उतना ही बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बहरहाल, तो ये एक रंग से जब दूसरा रंग शुरू हुआ स्पेक्ट्रम में, जैसे बैगनी है, नीला, तो बैगनी से नीला तुरंत नहीं शुरू होता। यानी हर 2 रंगों के बीच में एक डिफरेंस है। बड़ी मजेदार बात है कि स्पेक्ट्रम फ्राउनहोफर ने नहीं देखा पहली बार,
लेकिन स्पेक्ट्रम को ध्यान से पहली बार फ्राउनहोफर ने देखा। सेव पहली बार न्यूटन ने टूट के गिरते हुए थोड़ा ही देखा, बहुत लोगों ने देखा, न्यूटन ने ध्यान से देख लिया। क्योंकि न्यूटन के पहले सेव जब टूटता था तो आसमान मुड़ जाता, जब न्यूटन ने देखा तो वो धरती पे गिरा। तो ऐसा तो नहीं है वो हमेशा नीचे ही चीजें गिरती रही होंगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने, अरे तो होता ही है। लेकिन न्यूटन ने कहा होता नहीं है, काहे होता है ये पता लगाएंगे, और इतना बड़ा खोज हो गई बेटा साइंस की। तो स्पेक्ट्रम कोई फ्राउनहोफर ने नहीं डेवलप किया, लेकिन स्पेक्ट्रम का अध्ययन, इसमें कोई साइंस का बच्चा है? डरो नहीं, डरो नहीं, घबराते हैं पहले तो बताना ही नहीं है। पीसीएम हो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो से? अरे बोलो भाई, आपसे पूछ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हाँ तो डर रहे हो, मैं भी हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। बहरहाल, तो कभी प्रैक्टिकल किया है स्पेक्ट्रम वगैरह का? हो सकता है लैब ना हो बढ़िया, लेकिन ये बीएससी में प्रैक्टिकल जरूर कराया जाता है। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहाँ ना हो सकता है, ना हो, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता होगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर से वेवलेंथ नापते थे, यानी स्पेक्ट्रम बना लेते थे। वो मशीन थी जिससे हर रंग की वेवलेंथ को नापते थे। हम लोग तो बीएससी में सब नापे, और पे वही था, सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो हर दो रंगों के बीच में एक रंग खत्म होता है, दूसरा तुरंत नहीं शुरू होता। हर दो रंगों के बीच में काली काली पट्टी। वैसे ही जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड रहता है, और मुझे तो हर बार कोड एक ही जैसा दिखता है। एक आम आदमी अगर बारकोड देखेगा किसी प्रोडक्ट का, तो सब तो एक ही डिजाइन के दिखते हैं, चौकोर सा काली काली रेखाएं, लेकिन पूरी जन्म कुंडली होती है उस प्रोडक्ट की। बस स्कैन भर कर लीजिए, पूरी कहानी स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी रेखाएं दिख रही थी, सबको तो एक जैसी दिख रही थी। फ्राउनहोफर ने कहा कि जरा इसका अध्ययन करते हैं, और उनको खजाना मिल गया। और खजाना ये मिला कि जिस भी स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है, उस स्रोत में पदार्थों के बारे में बताते हैं, उसके एलिमेंट कौन कौन है। और फ्राउनहोफर रेखाओं के आधार पर सब पता लग गया कि किसी तारे में क्या क्या गैसें मौजूद हैं। नहीं तो हमारी कहां औकात थी मनुष्यों की जाके पता लगा पाए। और हर जगह पता लगाने के लिए भौतिक रूप से जाना थोड़े जरूरी होता है। आपके पेट में पथरी है, पथरी माने समझ रहे हो ना, स्टोन है, तो ऐसा थोड़ी कि पेट फाड़ के खोजे कहां है, और फिर बाद में डॉक्टर बताया कि नहीं 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 है, हम तो ऐसे ही फाड़ दिए ये। बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई अब कैसे ढूंढे, तो पहले पेट खोलना पड़ेगा, खोल के ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, सिल दिए कि नहीं मिला। ये सब नौबत खराब हो जाएगी ना बेटा। पथरी थी नहीं, पेट फाड़ दिया हमारा, तो क्रोधित हो जाएंगे लोग। इसलिए पहले कंफर्म कर लिया जाता है कि स्टोन है या नहीं है। तो पेट में घुसा जाता है नहीं, एक डिवाइस होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो सब बता देता है कहाँ कहानी क्या है। तो क्या है, तरंग ही ना कहानी बताई। अच्छा चलो, धरती के अभी आएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या क्या मामला है? कोई गया है पृथ्वी के नीचे, घुसा है धरती के नीचे सुरंग बना के? तो फिर कैसे इतने दहाड़ के बताते हो कि ऐसा है वैसा है? मोह डिस्कंटिन्यूटी है, गुंटेनबर्ग असांतत्य है, कॉन्ट्रेडो डिस्कंटिन्यूटी, कौन बता देता? कैसे बता दिए भैया, गए हो पृथ्वी की? अरे हम बता रहे हैं बेटा, सुनो। धरती की सबसे अधिक गहराई जो खुदी हुई है, ऑलरेडी खुदी हुई है, वो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। खोदना नहीं है, पानी से भरा हुआ है। औकात नहीं हुई हम लोग की आज तक वहां जाने की। विज्ञान चंद्रमा पे चला गया होगा, है ना, लेकिन मैरियाना गर्त में फिजिकली जाने की किसी की हैसियत नहीं हुई। गहराई नाप लिया, हमारे पास तरीके हैं नापने के, नाप लिया। तो भैया 6400 किलोमीटर अंदर कौन गया? ये पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग। तो 6400 किलोमीटर अंदर गए नहीं, और ताल ठोक के बताते हो कि पृथ्वी अंदर से ऐसी है। हम तो नहीं मानेंगे ऐसी है। कल्पना करो सब लोग अपनी अपनी, तो कैसे बताएं?
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली? भौतिक तो गए नहीं, फिजिकली ड्रिल करके तो गए नहीं, ये बिल्कुल तय जानो। रटे सब हो, क्रस्ट है, भूप्रवार है, कोर है, काहे रटे हो, क्यों रटे? एक मनुष्य के नाते कभी आपका मन हुआ कि ऐसे हम रटेंगे खाली? कैसे बता रहे हो भाई, आप क्यों मान रहे हैं आपकी बात? ऐसा ही है, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं। वैज्ञानिक लोग गॉड हैं, भगवान है, जो कह देंगे मान लेंगे। उसके पीछे कुछ तथ्य होना चाहिए ना बेटा, साक्ष्य होना चाहिए ना। कैसे कहाँ होगा, कोई वजह तो होगी ना। जी बेटा, कुछ बोल रहे थे, बोल ही दीजिए। नहीं, चलो हम बात करेंगे। तो फ्राउनहोफर रेखा पहले क्लियर कर लेते हैं, लिखें। फ्राउनहोफर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर दो रंगों के बीच अनेक काली पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्ट्रिप पाई जाती है। दो रंगों के बीच अनेक काली पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्ट्रिप पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा? इन्हें ही फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा? फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है। ठीक है बेटा? नहीं लिख पाया, छूट गया? कहां से छूटा बोलो? है? हाँ, का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो दो रंगों के मध्य, थोड़ा अपने हिसाब से भी लिख लिया करो, भाव समझ में आ जाए तो अपनी भाषा में लिख लो, कोई हर्जा नहीं है ना। अब ये नहीं कि है नहीं बोले तब तक रुके जब तक है ना बोल लें, ये सब आदत ठीक नहीं है। आप सुन लें और अपने हिसाब से भी लिख लें। ये कोई आदर्श तरीका थोड़ी जो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात को 50 तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए, क्या लिख रहे हो मित्र? छूट गया कि कोई पिछला नोट्स बना रहे हो? पिछला बना रहे हो तो आज वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, चले आज वाला कंफर्म करो, पिछला वाला होगा तो देखा जाएगा। हो गया बेटा? इन्हें क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं स्रोत में विद्यमान तत्वों पे प्रकाश डालती है, या स्रोत में विद्यमान तत्वों के बारे में बताती है। ठीक है बेटा? तो चलो, ये भी पता चल गया कि भाई कैसे कैसे पता चला कि वहां क्या क्या है ना। आगे, सूर्य की गति, एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग, सूर्य की गति, मोशन। तो ध्यान रखना, सूर्य बिल्कुल वैसी ही गति कर रहा है जैसे पृथ्वी गति करती है ना, यानी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा। तो सूर्य भी इसी प्रकार की गति कर रहा है, लेकिन वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक बात कि पूरे अपने खानदान के साथ। अब ये नहीं कह देता तुम लोग यहीं रुको, हम घूम घाम के आते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी सूर्य जब अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा होता है तो सारे ग्रह यानी इसके बच्चे लोग उसका जान नहीं छोड़ते, उसके साथ साथ लगे रहते। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि पृथ्वी की जो गति है वो दो ही थोड़ी है? अरे भैया एक चीज बताओ, यदि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी नहीं लगा रही है? कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता है सूर्य? बिल्कुल नहीं। तो सूर्य अगर आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है और हम उसके साथ साथ लगे हैं तो हम भी तो चक्कर लगा रहे हैं, तो 3 गति हो गई। अरे एकदम लिखा पढ़ी में पृथ्वी की 3 गति तो हम प्रमाणित कर ही दिए। एक तो दैनिक गति, एक सूर्य के चारों ओर वाली गति, और एक सूर्य के साथ साथ जो पीछा किए हुए जा रहे हैं, कहीं जाओगे जान छोड़ेंगे नहीं, चक्कर लगाते रहेंगे, तो वो भी गति, 3 गति हो गई।
और एक चौथी गति भी है, आपको मालूम है, बस याद नहीं आ रहा है। आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर भाग रही है ना। तो कम से कम 4 गति तो हो ही गई, या तो 2 ही गति में सांस फूल जाती है, इसलिए 2 गति को रोक लेते हैं कि बेटा छोड़ो हटाओ, बस इसी पे फोकस किए रहो, है ना। तो सूर्य सामान्य रूप से 2 नहीं 3 गति करता है, एक तो अपनी एक्सिस पर, एक अपनी आकाशगंगा का, और एक आकाशगंगा जो भाग रही है साथ साथ वो वाली भी गति हो रही है। आकाशगंगा भले भागे लेकिन वो आकाशगंगा का चक्कर लगाना नहीं छोड़ता। लिख लें। तो 2 प्रकार की है ना बेटा, नहीं ज्यादा प्रकार में झंझट हो जाएगा, आप भी उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो 2 प्रकार की गति ही मान लेते हैं हम लोग, बाकी को निरपेक्ष कह लेते हैं। लिखें। पहला एक्सिस पर, अक्ष पर, तो सूर्य अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है ना बेटा। आज कुछ नाराज लग रहा हो, व्रत व्रत नहीं ना हो, हमें चेहरा उतरा हुआ है, मुस्कुराते रहिए बेटा। तो सूर्य अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है बेटा। हाँ बिल्कुल लगाता है, कल ही परसों तो बात हुई थी आपसे, अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है, लेकिन एक परेशानी के साथ कि देखो सूर्य धरती जैसा ठोस नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, वो गैसेस फॉर्मेट में है। तो जाहिर सी बात है उसका हर बिंदु एक बराबर चक्कर नहीं लगा पाता, गैस है ना बेटा। अच्छा पृथ्वी जैसे अपने एक्सिस पे जब घूम रही है, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि हर जगह पृथ्वी एक बराबर गति से घूम रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। माने पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है एक्सिस पे, तो क्या पृथ्वी का हर बिंदु एक समान चाल ही से न घूम रहा है कि अलग अलग चाल से घूम रहा है? एक ही चाल से घूम रहा है। तो चलो पहले घुमाना देख लेते हैं, है ना। बड़ा बवाल है बेटा, है ना। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड पे हम 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बना सकते। बोर्ड पे जो भी फोटो हम बनाएंगे वो 2 डायमेंशन ही होगा, है ना। अब ये सपोज करो पृथ्वी है ना, लेकिन पृथ्वी ऐसे सर्किल जैसी नहीं है। अरे हाँ ना कुछ बोलोगे, ऐसी नहीं ना है, वो तो बॉल जैसी है ना बेटा। हम अब पेंटर नहीं है जो यहाँ पे बना के दिखाए। तो मान लीजिए कि पृथ्वी एक बॉल जैसी, गेंद जैसी है, तो हम लोग मानते हैं कि ये क्या है बेटा, नॉर्थ पोल है। अभी पृथ्वी पे आएंगे तो बात करेंगे विस्तार से, अभी प्रसंग आ गया तो इसी चर्चा कर रहे हैं। और ये कौन सी रेखा है बेटा? हाँ भूमध्य रेखा, ठीक है। अक्षांश होती है कि देशांतर होती है? देशांतर ना। वेरी गुड वेरी गुड, चलो यार ठीक हो। अब एक काम करते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है, अरे ऐसे ही ना घूम रही होगी, लाइक दिस। ये एक्सिस है नहीं, मान लेते हैं कि एक एक्सिस है, जैसे आपका साइकिल का पहिया घूमता है तो उसकी एक्सिस दिखती है, इसकी एक्सिस भले ना दिख रही हो लेकिन ये बॉल घूम रहा है। क्लियर है? तो 24 घंटे में एक चक्कर। एक ने कहा नहीं 23 घंटे 56 मिनट, नहीं वो बवाल खत्म करो, एक हम चर्चा कर लिए। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसमें कोई शक नहीं है। 12। अब एक काम करते हैं कि ये नजारा ऊपर से देखते हैं, स्टूल लगा के ऐसे देखते हैं। हाँ ऊपर से जरा देखते हैं, ठीक है। नहीं ऊपर से देख नहीं पाओगे, 2 डायमेंशन है ना। तो थोड़ा सा एक काम ये करते हैं कि थोड़ी मेरी मदद करिए, पृथ्वी को उठाना है ना। हाँ बस उठाने की कल्पना करना, वो संभव नहीं है पृथ्वी को उठाना। तो हम पृथ्वी को उठाएंगे और थोड़ा घुमाएंगे, तो मुझे ये बताना कि कैसा दिखेगा। पृथ्वी को पकड़ लिया, ठीक है, उठा लिया, यहां लेके चले आए, इधर देखो ध्यान से तो बात बनेगी। कल्पना करनी है बेटा, हकीकत तो है नहीं है। तो सपोज करो एक बॉल जैसी चीज है, इसको हम लोगों ने उठा लिया
हम यहां लेके चले आए और इसको ऐसे घुमा दिया। चलो अभी क्लियर नहीं हो रहा। मान लो यही पृथ्वी है, ये ले आए यहां ऐसे। अब आपको क्या दिख रहा है? नॉर्थ पोल। क्लियर है? क्या ऐसी नहीं दिखेगी? हाँ या ना बोलो। फिर पृथ्वी ऐसे दिखेगी, लेकिन नॉर्थ पोल बीच में दिख रहा है ऊपर, और ये क्या दिख रहा है? ऐसे से मत करो, नाम बोलो। ये रेखा का क्या है? ये ऊपर से देख रहे हो बेटा? विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। अरे भाई इसके नीचे पृथ्वी फिर डाउन होने लगी है ना, तो वो कैसे दिखेगा? तो जहां सबसे अधिक उभार है वहीं तक ना दिखेगा। बोल नहीं रहो बेटा। आप इसके ऊपर से जब देखोगे तो इस रेखा तक तो दिखेगा, इसके नीचे तो फिर नीचे चली गई है, वो कहां दिखेगा आपको? तो फिर ऐसे ही दिखेगी। हाँ या ना? यहां तक मामला क्लियर है? अभी कोई डाउट हो तो फिर उठाते हैं एक बार। क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये पता चले कि चक्कर, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना बेटा, दैनिक गति कर रही है लाइक दिस। इसका मतलब ये रेखा घूम घूम के यहां आती होगी। कितनी देर में? 24 घंटे में। अगर यहाँ पे आप बैठे हो देखने के लिए, चलो घूमो, तो 24, हाँ हम देख रहे हैं, तो 24 घंटे में यहाँ आएगी। क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी, हम आगे बढ़े, मामला पेचीदा है। अब चलो पृथ्वी से हट जाओ। अब ये मान लो कि वो जो कुल्हड़ उल्हड़ बनाते हैं ना कुम्हार, एक ऐसा गोल सा होता है, ऐसी कोई चीज है ना,